सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन 2, 3 या फिर 4 इन सभी क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कोई डायग्राम दिया रहेगा। हो सकता है वो किसी चीज का भी डायग्राम हो सकता है वो रेनबो का डायग्राम हो सकता है वो किसी डिफेक्ट का डायग्राम हो सकता है वो किसी फ्लो चार्ट हो, या फिर हो सकता है वो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस का, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम हो। तो उस डायग्राम्स के ऊपर 3 सवाल पूछेगा तो 3 मार्क्स के लिए, 5 सवाल पूछेगा तो 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके साइंस 1 के पेपर के लिए, और उन्हीं में से मैंने फिल्टर किया हुआ है और कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, ये सारा चीज सब क्लब करके, इकट्ठा करके मैं आपके सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। तो ये वीडियो जो भी बच्चा पूरा देख लेगा ना, उसका तो भाई कम से कम 10 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का वीडियो ऑलरेडी 2 घंटे पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने। उस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, यानी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो जाके चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखा होगा। और अगेन मैं बोलूंगा कि वीडियो पे ज्यादा फोकस करो, रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये सारा चीज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली टाइम बचा पाओगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर पाओगे। तो फटाफट से सारे रिकॉर्डेड वीडियोस चेकआउट कर लो वीडियो सेक्शन में कि कौन सा वीडियो आपने देख लिया है, कौन सा देखना बाकी है। उन वीडियोस को देख लो 1.5x की स्पीड पे लगा के, और फटाफट उसको याद कर लो, बाय हार्ट करो, प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में लेकर आना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। चलो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। क्या है हमारा वीडियो? 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का डायग्राम वाले क्वेश्चन। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अभी तक नहीं किया होगा तो, और सारे हमारे वीडियोस भी देख सकते हो, एलएमआर वीडियो भी देख सकते हो। ये रहा क्वेश्चन जो कि आपको 2025 में पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। आपको एक बीकर दिया है, एक बीकर है, इसके ऊपर आपका एक सेल लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, एक चम्मच है, एक स्पून है इसके अंदर। कैथोड पे क्या है? एल्यूमिनियम का एक स्पून रखा हुआ है, और एनोड पे एक सिल्वर का प्लेट रखा हुआ है। तो यहां पे देख के ही कोई भी इंसान समझ जाएगा कि अगर यहां पे एनोड पे सिल्वर है और यहां पे सेल लगा हुआ है और दूसरी तरह कैथोड पे एल्यूमिनियम है, तो मतलब इन शॉर्ट ये सिल्वर का कोटिंग हो रहा है एल्यूमिनियम के स्पून के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सिंपली इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। तो मतलब क्वेश्चन पूछा था, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो यहां पे तो ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पूछा है नेम द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को देख के आइडेंटिफाई करना है, और ये वही बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा जिसने या तो हमारे ये वीडियोस देखे हुए हैं, मतलब आप लोग, या तो जिन्होंने हमारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस देखे हैं, उड़ान बैच के वीडियोस देखे हैं, वन शॉट वाले वीडियोस देखे, उन्हीं बच्चे को ये समझ में आएगा। करेक्ट है? तो बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप सभी के लिए, निस्वार्थ होके। ये परवाह नहीं कर रहा हूं कि कितने लोग देख पा रहे हैं, व्यू जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं परवाह कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपके लिए देख रहा हूं वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जितने बच्चे लॉयल है, जिनको लॉयल्टी का मतलब पता है, जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, वो बच्चा देखेगा, कंसेप्ट क्लियर करेगा और एग्जाम में 90 पार लेकर आएगा, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ जेआर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हमने बात की थी, ठीक है, ध्यान देना है, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये कौन सा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था कि हाउ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, यानी ये प्रोसेस में होता क्या है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है इसमें, ठीक है, ये वाला, और एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो एनोड पे सिल्वर प्लेट है, ये आपका क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है ये वाला, और आपका यहां पे एक चम्मच है जो कि एल्यूमिनियम का है, जो कि मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल है। तो होता यह है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, होता यह है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है या मेटल होता है, उसका यहां पे क्या होता है? एक कोटिंग तैयार हो जाता है, किसके ऊपर? मोर रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर, और एक प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, याद रखना। तो 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जांपल इन विच दिस प्रोसेस यूज, यानी ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज है कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल होता है किसी भी ऑर्नामेंट्स के ऊपर, गोल्डन पानी चढ़ाना, सिल्वर पानी चढ़ाना। बोलते हैं ना, अरे यार ये असली चांदी नहीं है, इसके ऊपर ना चढ़ाया हुआ है, हम लोग बोलते हैं ना असली ज्वेलरी नहीं है, ये गोल्ड का दिख रहा है लेकिन ये गोल्ड नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाया हुआ है। तो ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार इंग्लिश में भी हम लोग लिखेंगे कि सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, स्पून्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, आपने देखा है बर्तन भी आते हैं बहुत सारे गोल्ड प्लेटेड, तो चम्मच वगैरह लोग आते हैं, तो असली भी होता है लेकिन एक गोल्ड प्लेटेड भी होता है। लोग घड़ी पहनते हैं सोने कलर की, अपना गोल्डन कलर की घड़ियां पहनते हैं, ठीक है ना, ये घड़ी नहीं है, ये तो कुछ और है। ठीक है, तो जो असली घड़ी जो होती है, मतलब असली मतलब जो घड़ी होती है जो गोल्ड कलर की होती है, उसमें जो पानी चढ़ाया होता है वो गोल्डन पानी होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके चढ़ाते हैं।
समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ये आपको समझा दिया मैंने, एग्जांपल्स भी लिख दिया। नेक्स्ट अगर बात करो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछता भी है। तो एक रेनबो यहां पे दिख रहा है आपको, बट ये रेनबो नहीं है, याद रखना, ये है विबग्योर। ये आपको रेनबो दिख रहा होगा दिखने में, लेकिन ये विबग्योर है। ये आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्पर्शन वाला टॉपिक, जो आपने चैप्टर नंबर किसमें पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, करेक्ट। तो होता क्या है कि जब आप प्रिज्म लेते हो, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये प्रिज्म है, इसमें से जब सनलाइट पास होता है तो ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है। 7 कलर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको विबग्योर बोलते हैं, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से ये 7 कलर होते हैं, नीचे से शुरू होता है, तो विबग्योर होता है ये, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आप जानते ही हो, दैट इज ब्लू कलर जल्दी बेंड होता है बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ जो होता है उसके ऊपर, वो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। ये फिगर में कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लिख दिया आंसर, क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोड। तो इसमें आप डायग्राम में ही देखो, सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बेंड ये हो रहा है, एंगल देख रहे हो, एंगल बेंड हो गया, तो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है वायलेट कलर। क्यों, सीधी सी बात है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर नेम द कलर दैट डेविएट्स द लीस्ट, सबसे कम कौन सा डेविएट हो रहा है, देखो नॉर्मली ये रेड कलर सबसे ऊपर जो है, तो रेड कलर इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। फिर नेम एनी वन फिनोमेनन इन द नेचर व्हिच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है कि कैसे सनलाइट जो है प्रिज्म में से पास होकर 7 कलर निकालती है, तो नेचुरल फिनोमेनन में, नेचर में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि बारिश जब होती है तो वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो एज ए प्रिज्म काम करता है। जो वाटर होता है, याद रखो, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, दिख रहा है कि नहीं आपको, ब्लू कलर नहीं दिख रहा है क्या, वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो एज ए प्रिज्म काम करता है। तो जब पानी के बूंदों में से सनलाइट जब पास होगा तो वो 7 कलर बिखेरेगा, और उसी को बोलते हैं रेनबो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन पूछा है डिफाइन स्पेक्ट्रम। तो ये आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन होगा ये 5 मार्क्स के लिए आया होगा आपके चौथे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स के लिए चीजें पूछी जाती है, करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये 2024-25 का क्वेश्चन है, इसमें भी आप बहुत सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो। देखो यही क्वेश्चन आया था, देख पा रहे हो, यही क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप लोग, इसी को बोलते हैं विबग्योर, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स के लिए आया था क्वेश्चन 4 में, बहुत इजी है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, याद कर लो डेफिनेशन। स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट इज ए बैंड ऑफ कलर्स जो रेनबो में दिखाई देते हैं। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बाय द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन। आपको पता है ना लाइट क्यों हमें दिखता है अलग अलग, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ के हिसाब से हमें अलग अलग जो कलर है उसका हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना, डेफिनेशन स्पेक्ट्रम का पूछेगा अगर बाई चांस, तो ये याद करके रख लो। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन से देखो जो आपको टेबल के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान देना, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डॉबेराइनर ट्राइड की बात हो रही है। देखो ये डॉबेराइनर ट्राइड है, यहां पे दिख रहा है, एलिमेंट दिया हुआ है, उसका मीन दिया हुआ है, एक्चुअल एटॉमिक मास है, ये है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जैसे मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो इसका लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, तीसरे वाले का पोटेशियम का है, कहां गया पोटेशियम का है 39.1 और बीच वाला सोडियम का है 23। तो आपको क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू द डॉबेराइनर रूल, पहला और तीसरे का एटॉमिक मास, यानी पहला 6.9 तीसरे का 39.1, इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो आपका आ गया 23। तो अगर इसका 23 आया यानी a प्लस सी बाई 2, यानी पहला और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास को डिवाइड बाय 2 किया प्लस करके, यानी एवरेज निकाला, तो वो जो वैल्यू आएगा एटॉमिक मास का वो हमारे बीच वाले एलिमेंट यानी सोडियम के बराबर अगर है तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो होगा ये डॉबेराइनर ट्राइड फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन आता है 3 चीज दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि पता लगाओ कि ये डॉबेराइनर ट्राइड है कि नहीं। तो जब अगर इक्वल आएगा तो डॉबेराइनर ट्राइड है। फिर ये कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम में डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो जब एवरेज निकाला तो 88.7 आया, लेकिन जो हमारा बीच वाला एलिमेंट है स्ट्रोंटियम इसका 87 है, तो दोनों में फर्क है ना, भले ही 0.1 का भी फर्क क्यों ना हो, लेकिन फर्क तो फर्क ही होता है। तो इसके लिए डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों को तीनों पहले और तीसरे को एवरेज निकाला तो 81.2 आया और बीच वाले ब्रोमीन का 79.9 है, दोनों फर्क है ना, अलग अलग है ना, तो ये भी मेरा डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है। तो ऐसे टेबल कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है या तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है, इसको आपको देखते रहना है। इसके अलावा आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, न्यूलैंड ने बनाया था, ठीक है। तो इसमें म्यूजिकल नोट्स यानी सारे गामा पदा नी के हिसाब से आपने क्या किया था, मतलब न्यूलैंड ने क्या किया था कि
एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था ग्रुप के अंदर, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन को एक साथ डाल दिया, वैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम को एक साथ डाल दिया, ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रोंटियम को एक साथ डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ डाला। लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर तो उसने क्या बोला कि जो भी मेरा पहला एलिमेंट रहेगा और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आता है, जैसे पहला है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां क्या है, फ्लोरीन, तो ये दोनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ऐसा न्यूलैंड ने बोला था। तो लिथियम का भी, सोडियम का भी सेम ही रहेगा। लेकिन जो कंफ्यूजन हुआ ये हुआ कि कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है ना, और यहां पे Ce और La ये एक साथ कैसे आ सकते हैं। इस कोबाल्ट और निकल का तो एटॉमिक मास 59 था, दोनों को सेम कर दिया था, तो ये गड़बड़ हो गया था न्यूलैंड में। तो उसको सुधारा किसने था, मेंडलीव्स जो था उसमें भी कंफ्यूजन था, तो उसको हेनरी मुस्ली ने, मतलब मेंडलीव ने सुधारा, हेनरी मुस्ली ने भी सुधारा यहाँ पे। और ये अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ये आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव यहाँ पे बताया था। इसके अलावा देखो शेल वाला क्वेश्चन आ सकता है, कुछ बॉक्सेस दे देगा, यहाँ पे खाली बॉक्सेस दे देगा, ठीक है ना, आपको फिलअप करने के लिए आ सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 शेल होते हैं, याद रखना। कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में जैसे हमारे प्लैनेट सन के चक्कर काटते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं शेल। 4 शेल होते हैं, KLMN, ठीक है। ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। इसका एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का, 2n²। ये फॉर्मूला याद रख लेना, 2 मल्टीप्लाई बाय n²। तो n का वैल्यू 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1², 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, तो आंसर 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 है ना शेल, सेकंड शेल है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड शेल है यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा शेल है 4 का स्क्वायर इंटू 16, 16 के इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो मतलब पता चल गया कि मैक्सिमम के शेल का जो कैपेसिटी है वो 2 है, एल का कितना है 8 है, एम का 18 है, और चौथा यानी एन शेल का जो आखिरी शेल है उसका कितना है 32 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, सबसे हाईएस्ट इतना रख सकता है। और इसको इस डायग्राम के हिसाब से बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन कभी कभी एग्जांपल्स में पूछता है कि आपको एग्जांपल्स दिया रहेगा और आपको पूछेगा फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है वो बताओ। बहुत इजी होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, तो बर्फ से पानी बनना ये फिजिकली हो पा रहा है ना, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लाइव लिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे अगर कोई चीज फिजिकली दिख रही है हम लोग को, चाहे उसका टेम्परेचर, प्रेशर चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस चेंज हो रहा है, या फिर वो रिवर्सिबल भी है, तो वो सब फिजिकल चेंजेस होते हैं। और अगर उसके अंदर का ही कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जा रहा है तो उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ये फिजिकल चेंज है वो ना, आइस इनटू वाटर, ये आपका फिजिकल चेंज है। वैसे कुकिंग ऑफ फूड क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकली चेंज हो रहा है। फ्रूट पक रहा है तो फ्रूट पक रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है, लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी जो है भाप बन के उड़ गया, दिखा ना आपको कि पानी था पहले फिर गायब हो गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा, ये वाला फिजिकल चेंज होगा। डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में हो रहा है, आपको दिख तो नहीं रहा है, तो अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत सारे एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो क्या कर रहे हैं, केमिकल चेंज कर रहे हैं उसको। साइज रिड्यूस ऑफ नैफ्थलीन बॉल एक्सपोज टू एयर, तो नैफ्थलीन बॉल हवा में, हवा के कांटेक्ट में आके गायब हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, तो वो आपका केमिकल चेंज हो रहा है। फिर शाहबादी, स्टेनिंग ऑफ शाहबादी एंड कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस डालोगे तो उसका स्टेन हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट, एक हाइट से गिरा दो एक और कांच टूट जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको बोलेगा बताओ फिजिकल है कि केमिकल है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करके ले लेना है। ये देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ये आपको पता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर है। क्या आपको पता ही है ना कि कैसे हमारा मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के अराउंड, ठीक है ना। कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये सर्किट, इसको याद रख लेना। राइट हैंड थंब रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल, ये नॉर्मल है। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि, एक मिनट यार, कभी कभी ना वायर फंस जाता है यार, डर गया मैं, मुझे लगा गिर जाऊंगा। हाँ चलो, हाँ ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये राइट हैंड है, तो अगर मान लो ये कंडक्टर है मेरा, इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो आपका जो राइट हैंड थंब है ऊपर का डायरेक्शन, तो ये ऊपर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है, याद रखना। ये किसके बारे में है, राइट हैंड थंब रूल के बारे में, याद रखना। एक फ्लेमिंग वाला भी आता है, वो अलग है, ये अलग है। राइट हैंड थंब रूल बोला है सिंपल, राइट हैंड थंब रूल। एक आता है राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, वो अलग है, ये वाला सिंपल अलग है। और ये जो फिंगर है आपका, ये क्या बताता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो दो ही चीज है राइट हैंड थंब रूल में, दो ही चीज है, ऊपर का थंब का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, और ये कर्ल्ड फिंगर जो है, ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, समझा, बहुत सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं, चलो याद रखना है, बहुत सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्या क्वेश्चन है, फोर्स ऑन द कंडक्टर थंब, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये, तो ये आपको देखने मिल रहा है नीचे, आप देखोगे तो ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये दोनों तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछता है, कभी कभी डायग्राम दिया रहेगा, उसके ऊपर पूछेगा कि ये क्या है बताओ, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकता है, तो सभी लोग को ध्यान से देखना है। तो पहली बात हो रही है यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, इस प्रकार से फिंगर को अरेंज करना है कि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। देखो ये वाला उंगली इससे परपेंडिकुलर है,
ये वाला उंगली इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मिडल फिंगर है जो इस तरफ आ रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर बताता है, देखो ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। फिर आपका जो इंडेक्स फिंगर है, जो ये वाला फिंगर है, देखो ये वाला जो फिंगर है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो थंब ऊपर जा रहा है, ये बता रहा है कितना कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, ये बता रहा है। तो ये तीन चीज याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है, और तीनों आपस में एक एंगल पे होते हैं। 120 एंगल बना रहे, देखो 120 एंगल बना रहे। तो ये वाला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सारा चीज याद रख लेना और कुछ नहीं। बस प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो प्रैक्टिस करो, याद रहना चाहिए। कंफ्यूज मत होना कि लेफ्ट हैंड की जगह पे राइट हैंड का लिख कर आ गए। अब ये राइट हैंड रूल है, सेम राइट हैंड के लिए। अब ये राइट वाले हाथ में ले लो, राइट हैंड रूल में राइट वाला हाथ ले लो, ये भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसमें क्या होता है, जो आपका मिडल फिंगर है ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता रहा है। ये किसकी बात हो रही है, राइट हैंड थंब रूल की बात हो रही है, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात हो रही है। राइट हैंड थंब रूल अलग है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग अलग है। मैं अगेन बार बार बता के थक चुका हूं, अब तो एनर्जी भी खत्म हो गया पढ़ा पढ़ा के। इतना पढ़ा दिया है पूरे साल आपको कि एनर्जी खत्म हो गया है सच में, और पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है ना। जो बच्चा अप्रिशिएट करता है उसको डेफिनेटली अच्छा लगता होगा कि आपके राहुल सर कितना मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे नए नए आते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस होके आते हैं, वो क्या ही कर सकते हैं। चलो यहां पे ध्यान देना बच्चा, थक गया, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को पानी पीने दो। अब देखो क्या बोल रहा है, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता रहा है, इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, इंडेक्स फिंगर आपका जो है ऐसा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, और ये जो है थंब जो है वो कंडक्टर बताएगा। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो ये हमारा 3 चीज हमने आज आपको बताया। कौन कौन सा, एक तो बताया कि राइट हैंड थंब रूल, ये वाला ये याद कर लेना, ये तो करना है, ये कर लेना, और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये दोनों को अच्छे से हाथ से खुद बना के प्रैक्टिस करो, और उसके अंदर जो जो चीज लिखा है वो एकदम लिख के प्रैक्टिस करके याद करो, ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो भाई सिर्फ देख के जाओगे, पता चला लेफ्ट का राइट लिख कर आ गए, राइट का लेफ्ट लिख कर आ गए, मिक्स करके आ जाओगे, कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पे ध्यान दो, ये दिख रहा है आपको, ये होप्स अपैरेटस है, और ये आपका क्या है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये आपका ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है, जो कि आपका क्या बताता है, होप्स अपैरेटस का बताता है। देखो यहां पे कैसे आपका ये जो वॉल्यूम है 4 पे आया, कैसे आपका देखो आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है कैसे कम हुआ, लेकिन जैसे 4 डिग्री पे आया उसके बाद वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एनएमएलएस बिहेवियर कर रहा है ना, 4 पे ही एनएमएलएस बिहेवियर करता है। तो ये ग्राफ देख लेना, और ये होप्स अपैरेटस का डायग्राम एक बार बना के प्रैक्टिस करना। डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, मैंने आपको बताया कि डायग्राम, आंखों का डायग्राम, आई डायग्राम हो गया, होप्स अपैरेटस हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे डायग्राम्स है वो डायग्राम बनाने के लिए भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक छोटा सा लंबा सा बीकर है, उसमें 2 थर्मामीटर लगे, नीचे T1 लगा है, इधर T2 लगा हुआ है, बीच में एक कटोरी है, वो कटोरी का अंदर जो रखा गया है वो फ्रीजिंग मिक्सचर है। वो क्या होता है, सॉल्ट और आइस होता है, सॉल्ट प्लस आइस, याद रखना, नमक और आइस को मिला के फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको, ये है। और इसमें एक टोटी लगा हुआ है, टोटी मतलब एक छेद है, उसमें से पानी जो है जब पिघलता है बर्फ तो पानी पिघल के नीचे गिरेगा, इसी को होप्स अपैरेटस बोलते हैं। इसका काम होता है क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, आपका एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, समझा, याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे होप्स अपैरेटस में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो सबसे पहले होता क्या है कि जब ये ठंडा होगा, देखो फिर से बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, ये जब ठंडा होगा, बर्फ और नमक है ना, तो ये जब ठंडा होगा तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, आपका जो पानी है डेंसिटी जो होगा वो बढ़ेगा, तो डेंसिटी नीचे जाएगा। तो जैसे डेंसिटी की वजह से पानी नीचे जाएगा तो सबसे पहले जो थर्मामीटर T1 आपने लगाया, इसका टेम्परेचर जो पहले 50-60 पे रहा होगा, धीरे धीरे इतना फास्ट कम होगा कि 4 तक आ जाएगा, लेकिन 4 पे आ जाएगा तो फिर रुक जाएगा। 4 पे आने के बाद एनएमएलएस बिहेवियर होगा, अब यहां पे डेंसिटी फिर से कम हो जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम होता है तो पानी ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो जो पानी पहले ठंडा वाला इधर था, अब डेंसिटी बढ़ने की वजह से, मतलब कम होने की वजह से ऊपर जाएगा और यहां पे जाएगा पानी, यहां पे ठंडा पानी होगा, जिसकी वजह से थर्मामीटर T2 जो है उसका टेम्परेचर डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, इतना डाउन होगा कि भाई 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा। जैसे 0 पे आ जाएगा फिर ये ठंडा पानी फिर से नीचे आ जाएगा, और जो बचा हुआ 4 डिग्री से 0 पे लाना था वो 0 पे आ जाएगा। और यही जो 4 डिग्री पे जो अलग बिहेवियर हुआ, इसी को एनएमएलएस बिहेवियर बोलते हैं, और होप्स अपैरेटस यही तो काम करता है। और यहाँ पे भी वही है कि पहले जब चालू हुआ टेम्परेचर फॉल होना, T1 का, थर्मामीटर T1 का हुआ और जल्दी 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 फॉल हुआ, और इसके हिसाब से चलता तो यहीं पे, मतलब 25 मिनट के अंदर ही वो थर्मामीटर टेम्परेचर 0 दिखा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थर्मामीटर T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री तक आया, देखो यहाँ पे
ये 4 डिग्री है, देखो दिख रहा है 4 डिग्री, 4 डिग्री तक जब आया तो वहां पे स्टेबल हो गया। फिर जब पानी ऊपर चला गया तो थर्मामीटर T2 जो है, जो कि लेट शुरू किया, देखो ये कितना जल्दी शुरू किया, लेकिन ये थर्मामीटर T2 जो है वो लेट शुरू किया, धीरे 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 करके टेम्परेचर डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया, लेकिन जब तक 4 पे पहुंचा इसने पहले वाले टेम्परेचर को भी बीट करके फटाक से 0 हो गया, मतलब लगभग 30-35 मिनट के अंदर अंदर वो 0 हो गया। और ये थर्मामीटर T1 जो है फिर जाके वापस पानी जब नीचे आएगा फिर जाके ये धीरे धीरे ठंडा होकर 4 डिग्री से 0 पे आएगा, इसको 45 मिनट लग गया। तो सोचो यहां पे क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसी को टाइम टेम्परेचर ग्राफ बोलते हैं, याद रखना। स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है, कई बार पढ़ा चुका हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हर ऑब्जेक्ट का, जो भी मेटल्स होते हैं हर एक का हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग होती है, इसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, बाय यूनिट मास जो होता है वो, ठीक है। तो यहां पे 3 चीज है, एक मोम होता है, वैक्स का लेयर है, और तीनों को मैंने इक्वल गर्म किया। 3 को कौन कौन है, आयरन बॉल है, कॉपर बॉल है और लीड बॉल है। ये 3 बॉल को अलग अलग तरीके से हमने सेम टेम्परेचर पे गर्म किया। जैसे ही वैक्स के ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर छोड़ा तो सबसे ज्यादा कौन पिघला के गया, आयरन पिघला के नीचे तक आया, उससे थोड़ा कम पिघलाया कॉपर ने, उससे भी कम पिघलाया लीड ने। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो आयरन है हमारा Fe जो है, इसके पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैरिंग कैपेसिटी है, कॉपर के पास थोड़ा सा कम है और लीड के पास उससे भी कम है, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है आप सभी का फेवरेट चहीता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मुसली ने बनाया था। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, लेकिन इसको मैं फिर से समझा देता हूं। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको पूछेगा कि एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 जो होता है वो आपका एस ब्लॉक होता है। तो 1 और 2 किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, ऐसा याद रखना। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 13 से लेके 18 तक ये जो ग्रुप होता है ये आपके पी ब्लॉक में आता है, याद रखो। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ब्लॉक में ग्रुप 13 से 18 आता है, या फिर कौन से ग्रुप में आता है पी ब्लॉक। तो याद रखना पी ब्लॉक जो होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपका पी ब्लॉक है। समझ रहे हो, यहां से यहां तक जो है वो आपका पी ब्लॉक है, ठीक है। यहां से यहां जो है वो आपका एस ब्लॉक है। जो बीच का बच गया ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ठीक है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये पूरा जो है ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 का जो बीच का जो डब्बा है ये आपका कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद रहेगा। बहुत सिंपल मजेदार क्वेश्चंस, ठीक है। अब 2-3 चीज याद रखना, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे कितने ग्रुप है, याद रखो। ग्रुप है टोटल 18 वर्टिकल ग्रुप है, 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप कहते हैं। 18 कितने पीरियड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड है, याद रखना। पीरियड कितने हैं, 7 है। ब्लॉक्स कितने हैं, 4 है, एस, पी, डी और एफ। चौथा वाला नीचे है, देखो ये वाला जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का अलग से एक सीरीज है ना, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एफ ब्लॉक याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। और क्या बच गया, ग्रुप नंबर जो 1 है इसके सारे मेटल्स के, मतलब सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 रहेगा, उसी प्रकार से रहेगा। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको तरीका सिखाया वैलेंसी निकालने का, आप उससे निकाल सकते हो। साथ ही में ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, याद रखना। फिर बीच में होता है एक जिगजैग लाइन, ये दिख रहा है, ये बीच में होता है एक जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन के जो लेफ्ट में होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट की तरफ जितने भी ये सारे मेटल्स है हाइड्रोजन को छोड़ के, ये जिगजैग लाइन के राइट की तरफ जो भी दिख रहे हैं ये आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। बाकी ये जो है ना सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेरिलियम, ये सारे मेटलॉइड्स है, याद रखना, ठीक है, जो टच हो रहे हैं जिगजैग लाइन के। लेफ्ट में मेटल्स, राइट में नॉन मेटल्स, और जो टच होते हैं जिगजैग लाइन से वो मेटलॉइड्स। क्लियर, मस्त मजेदार था। आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये आपका मस्त रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई और ये एक ग्लास स्लैब होगा, टकराई, टकराने के बाद क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो अगर कोई रेरर मीडियम है, मतलब बाहर से आ रहा है, और डेंसर मीडियम जो कांच है, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जब भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है तो हमेशा याद रखना वो बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन होता है ना,
ये लाइट आया, मतलब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, तो ये बेंड हुआ इस तरफ, तो इस तरफ ही क्यों बेंड हुआ, ऐसा बेंड क्यों नहीं हुआ, इस तरफ क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होता है। तो ये पहला रूल है, याद रखना, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है, ठीक है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होता है, ये याद रखना। ये डेफिनेशंस में या फिर एक्टिविटी में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर याद रख लो कि कभी कोई लाइट डेंसर मीडियम से, यानी कांच में से बाहर निकल रहा है, हवे में जा रहा है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो जैसे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया और रेयर मीडियम में गया, तो यहां पे वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहां पे आप देख सकते हो नॉर्मल लाइन से वो अवे गया, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी रेयर से डेंसर में आता है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, इस तरफ गया, देखो, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन इस तरफ गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है ऊपर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, और वो भी कैसा आता है, नॉर्मली आता है, यानी कि परपेंडिकुलर आता है, सीधा सीधा आता है, तो इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड रिफ्रैक्ट नहीं होता, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, रिफ्रैक्शन उसमें नहीं होता, याद रखना। तो ये तीन चीज है, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों का याद कर लो। बहुत अच्छा आपको मैंने समझा दिया है, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलो, ये देखो, एक बहुत जरूरी चीज, ये लेंस वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म हो रही है वो बता रहे हैं। तो यहां पे 3 रूल है, एक आपका रूल नंबर 1 ये रहा, ये रूल नंबर 2 है ये रहा, और रूल नंबर 3 ये रहा। तीनों को मैं समझा दे रहा हूं, सुन लो। पहले क्या होता है, मान लो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस मतलब पेटूराम, ये देखो पेटू है ये, ठीक है ना, ऐसा रहेगा, और कॉन्केव मतलब ऐसा होता है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्वेक्स मतलब पेटूराम, मैंने बताया था, पेट निकला है उसका, देखो पेट निकला है दोनों तरफ से, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो मान लो एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से एक लाइट आई, कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, तो जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस पे टकराएगी वो क्या हो जाएगा, हमारे प्रिंसिपल फोकस से, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका लाइन है प्रिंसिपल फोकस का, ये लाइन होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है, माफ करना। तो प्रिंसिपल एक्सिस का जो लाइन है उसके पैरेलल में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलली आती है, तो जब भी वो टकराएगा और रिफ्रैक्ट होगा तो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। तो याद रखना कि रूल नंबर 1 मेरा क्या बोलता है कि व्हेनेवर ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passes from a convex lens it gets refracted and pass through the principal focus। तो जब कोई लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से पास होके जाता है, याद रखना, किससे पास होके जाता है, प्रिंसिपल फोकस से। अब इसका उल्टा कर लेते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पहले से ही प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रही है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पहले से ये प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रही है और लेंस पर टकराती है, तो व्हाट ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट होगा, तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल आया और प्रिंसिपल फोकस से पास होके गया, एफ से पास होके गया, ये पहले से ही एफ से पास होके आया और रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल सीधा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। और तीसरा रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है और ऑप्टिकल सेंटर पे टकरा के जाता है, यानी कि उसमें से पास होके जाता है, तो याद रखना रे जो होता है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एज इट इज पास होके जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके, यानी जो आपका मिरर है या फिर जो लेंस है उसके बीचों बीच से पास होके जाना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके है। ये 3 रूल है भाई, जो याद करेगा फायदे में रहेगा, कॉन्वेक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है ज्यादा। अब देखो अगेन, इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस का कौन से पोजीशन में क्या होता है, तो इसको आप बाय हार्ट कर सकते हो, वैसे समझाया है मैंने ऑलरेडी, समझाया कि कैसे पास होता है, कैसे बनता है, लेकिन फिर भी आप लोग को इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज बनता है फोकस पे, साइज जो रहेगा वो एक पॉइंट बनेगा, खाली पॉइंट इमेज बनेगा, और वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। उल्टा अगर 2f के बियॉन्ड है, मतलब 2f के पीछे है, और आपका इमेज जो बनेगा फोकस f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। तो ये टेबल को जिस तरीके से भी याद करना पसंद है, अगर आप इसका पूरा देखना चाहते हो कि डायग्राम कैसे बनता है, तो मैंने ऑलरेडी जो हमारे लेक्चर वीडियो से उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है, या फिर वन शॉट वीडियोस भी आप देख सकते हो। लेंस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे इमेज बनता है वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम बता रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको किसको याद करना है आप लोगों को, वो बता रहा हूं। लेकिन ऑलरेडी अगर आप चाहते हो वो जाके देख लेना वीडियो, बहुत हेल्प करेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये टेबल देख लेना। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा
कि नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, तो ये आपका क्या हो गया, नियर बाय दिख रहा है क्लियर, मतलब ये मायोपिया है, यानी नियर साइटेडनेस जिसको बोलते हैं हम लोग, नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि आपका जो इमेज बनता है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है ना, इसी को हम लोग मायोपिक आई बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस बनाया जाता है, मतलब चश्मा कॉनकेव लेंस का बनाया जाता है करेक्शन करने के लिए। तो ये डायग्राम्स देख लेना, ये आपका क्या बता रहा है, मायोपिया बता रहा है, ये आपका मायोपिक आई बता रहा है, ठीक है, और ये आपका करेक्शन बता रहा है कि कैसे आप ठीक कर सकते हो। सेम दूर के लिए भी कि यहां पे क्या होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, फार अवे ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब ये क्या है आपका हाइपरमेट्रोपिया है, यानी फार साइटेडनेस है, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता। तो यहां पे जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, करेक्ट है, रेटिना के पीछे बनता है। यहां पे आप देखो हाइपरमेट्रोपिक आई तो पीछे बन रहा है, इसको ही बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। ये डायग्राम याद रखना, और उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, आंखों के सामने चश्मा पहन लो कॉन्वेक्स लेंस का, जिससे वो ठीक हो जाता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो, हाथों से बनाओ, पेंसिल से नोटबुक में रफली बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो बच्चा लिखेगा प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर 8 का रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत मस्त टॉपिक है ये। कैसे याद रखोगे रिएक्टिविटी सीरीज को, देखो क्या होता है, हर एलिमेंट्स का अपना एक पावर होता है रिएक्शन करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड, तो गोल्ड जो होता है ये लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब गोल्ड के साथ अगर एसिड डाल दो तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, गोल्ड अकेला रहना चाहता है, नोबल एलिमेंट है समझ लो, भले ही वो नोबल ग्रुप में नहीं आता लेकिन नोबल एलिमेंट है, तो इसका रिएक्टिविटी सीरीज सबसे लो रहेगा। उसके बाद आता है सिल्वर, फिर मर्क्यूरी, फिर कॉपर, फिर लीड, टीन, ऐसे करते करते सबसे हाईएस्ट पे है पोटेशियम, यानी पोटेशियम का पानी के साथ रिएक्टिविटी अगर आप देखोगे ये 4 का पहले, तो सबसे हाईएस्ट पानी के साथ अच्छा कौन रिएक्ट करेगा, पोटेशियम करेगा, फिर सोडियम करेगा, फिर लिथियम करेगा, फिर कैल्शियम करेगा। फिर एसिड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिंक। फिर ऑक्सीजन के हिसाब से बात करूं तो अगेन पोटेशियम हाई पे है और धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है, और सबसे लोएस्ट जो है ये है। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार से ये रिएक्टिव सीरीज है, बहुत ईजी है, क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से, याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 9 जो कि आपका कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, ये इतना ईजी है कि क्या ही बताऊं। देखो क्या बोलता है ये कार्बन कंपाउंड टॉपिक, ये आपके एटम्स दिए हुए हैं जिसमें हेलोजन ग्रुप होता है जिसको हेलो कहा जाता है, हेलो, जिसमें क्लोरो ब्रोमो क्लोरो CHL, क्लोरो ब्रोमो, ठीक है ना, आयोडो होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है। याद कैसे करना है बताता हूं। आपको याद रखना है कि अगर कोई हेलोजन ग्रुप है, यानी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन दिया हुआ है, तो उसका जो नेम होता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, और उसका फॉर्मूला होता है X हेलोजन के लिए, बाकी क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I, ठीक है ना। ये उसका स्ट्रक्चरल कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रखना। अल्कोहल OH होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाया ये मैंने। अल्कोहल क्या होता है, अगर मान लो CH3 मिथाइल है, इसके साथ OH लगा दिया तो ये क्या बन गया, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो OH जो है ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला, OH साथ में लिख दो। अल्डिहाइड के लिए क्या होता है आपका, जैसे CH3 है, अल्डिहाइड के लिए होता है CHO, साथ में लिखते हैं हम लोग CHO, लेकिन अगर बॉन्ड दिखा के दिखाना है तो C डबल बॉन्ड O और H होता है, C डबल बॉन्ड O H होता है, तो इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एग्जांपल दे दिया अल्डिहाइड का। वैसे कीटोन का होता है CH3 होता है, फिर C होता है, डबल बॉन्ड O होता है, और वापस से कोई एक अल्काइल ग्रुप होता है, तो अगल बगल अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड O बीच में होता है, इसको आप CO भी लिख सकते हो, तो ये आपका कीटोन होता है। जैसे इसका नाम क्या है, एसीटोन, ये जो है ये एसीटोन है, एग्जांपल बता रहा हूं कीटोन का। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3 COOH, एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, मतलब COOH तो रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहता है, फिर OH रहता है, साथ में लिखेंगे तो COOH रहेगा। तो अगर उसके सामने एक अल्काइल ग्रुप लग गया, मतलब मिथाइल लगा दिया, तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, विनेगर बोलते हैं जिसको, इथेनोइक एसिड हो गया। फिर ईथर होता है, ईथर में क्या होता है, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप हो सकती है, जैसे CH3 हो गया, बीच में आपका O आ जाएगा, ऑक्सीजन, और फिर CH3 आ जाएगा, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो ये होता है आपका डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है ना। C ये सिर्फ बीच में O लगता है। वैसे ईस्टर होता है, ईस्टर के लिए क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 लग गया, फिर एक C डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर O और वापस से कोई लग सकता है अल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपका डाइमिथाइल, नहीं सॉरी, इथेनोएट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका इथेनोएट हो जाता है ना, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है ना, ठीक है, मिथाइल 1 मिथाइल इथेनोएट, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, IUPAC नेम है, याद रख लेना, ठीक है ना। ये होता है ईस्टर आपका, ठीक है। फिर नाइट्रोजन के साथ जो होता है वो अमाइन होता है, जैसे NH2 अमाइन NH2, ये याद रखना, ठीक है ना, याद रख लेना।
तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सभी का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है याद रख लेना। एक होता है होमोलॉगस सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी टॉपिक है। जैसे मीथेन CH4 होता है, स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्मूला जो है इसका वो है CH4, नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं, हाइड्रोजन 4 होता है, करेक्ट है, याद रख लेना। मीथेन का C2H6 होता है, CH3 उसका कंडेंस फॉर्मूला है। प्रोपेन के लिए, और ये अल्केन की बात हो रही है, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन है। वैसे अल्कोहल का भी होमोलॉगस सीरीज होता है जिसमें सारे अल्कोहल रहेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सब अल्कोहल रहेंगे। तो ऐसे ये सारे अल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका कंडेंस फॉर्मूला ये याद कर लो, बहुत इजी है। नेक्स्ट होता है होमोलॉगस सीरीज अल्कोहल का। जैसे मैंने बताया कि पहला मिथेनॉल है CH4, ये ऐसे लिखा हुआ है CH4O, इसको बेस्ट तरीका है CH3OH लिखने का। इथेनॉल C2H6O मतलब CH3CH2OH। फिर प्रोपेनॉल C3H8O रहता है, तो ये CH3CH2OH, ठीक है ना। और फिर ब्यूटेनॉल C4H10O रहता है, CH3CH2CH2CH2OH मतलब ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल, ये ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसा लिख सकते हो। तो वो पूछेगा कितने नंबर ऑफ कार्बन है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह दिया है, एक बार नजर मार लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका चैप्टर नंबर 9 का एक और बहुत जरूरी टेबल है, इसको आप याद रख लो, आपके टेक्स्ट बुक में ये मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन फिर भी देख लो। जैसे पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है, तो आपको पता है पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन। मोनोमर को बहुत सारा लॉन्ग चेन में जोड़ दिया तो पॉलीमर हो जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। तो क्या होता है, पॉलीइथिलीन, जो आपका थैली आप यूज करते हो सब्जी खरीदने के लिए, वो पॉलीथिलीन होता है। तो उसमें लेकिन मोनोमर कौन सा यूज किया, इथाइलिन यूज किया, जो कि होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसका स्ट्रक्चर होता है CH2। देखो स्ट्रक्चर दिया, उसका यूजेस दिया है, कैरी बैग्स और स्पोर्ट्स वियर बनाने के लिए। फिर पॉलीस्टाइरीन जो होता है, उसका जो मोनोमर है वो स्टाइरीन होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H5CH2, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये थर्माकोल आर्टिकल बनाने में होता है। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहते हैं। पाइप बनता है ना आपका, जो पानी का सप्लाई आता है पाइप से, प्लास्टिक के पाइप टेरेस पे लगे रहते हैं, आपके घर में लगे होते हैं, ये भी विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड उसका मोनोमर है। इसका ये स्ट्रक्चर है, PVC पाइप बनाने के लिए, डोरमैट बनाने के लिए, ट्यूब्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल किट बनाने के लिए यूज होता है। फिर पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, जिसमें मोनोमर रहेगा अक्राइलोनाइट्राइल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपका याद रख लेना, ये स्ट्रक्चर याद रखना। ये ठंडी के कपड़े, विंटर क्लोथिंग, ब्लैंकेट, कंबल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर टेफ्लॉन होता है, जिसको टेट्राफ्लोरोइथिलीन का CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये आपका क्या होता है, मोनोमर होता है, ये उसका स्ट्रक्चर पॉलीमर का। और नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन बनता है ना, तो टेफ्लॉन कोटिंग होता है, कार में भी यूज होता है। फिर पॉलीप्रोपाइलिन होता है, जिसमें पॉलीप्रोपाइलिन आपका क्या है, आपका मोनोमर है, ठीक है ना, प्रोपाइलिन, ये याद रखना। ये उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इंजेक्शन बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है। तो यही सारी चीजें थी यार, मतलब क्या ही बताओ, थक गया मैं बोल बोल के। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये जो 35 मिनट्स का जो वीडियो आपने देखा होगा, ये वाकई में वर्थ इट साबित होगा। इतना कंसेप्ट, इतना डिटेल में सब कुछ समझा दिया है कि आपको मजा आ गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसने ये वीडियो ना देखा हो, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करके उन सभी को बता देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं हम लोग एंड। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, दिल से बोल रहा हूं, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके सभी महाराष्ट्र के स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।